दिल्ली को फिर सुलगाने का प्रयोग। उन्होंने हनुमान जी पे चढ़ के, ठीक है, और वहाँ पे पत्थरबाजी करी है, लात घूसे, चप्पल जूते भी मारे गए हनुमान जी की मूर्ति पे चढ़ के, तलवारबाजी भी हुई है। हिंदू त्योहारों पर हिंसा का षड्यंत्र। यहाँ पे अफरा तफरी बच गई, सब अपने काम धंधे में लगे हुए थे और सारी गलियां ब्लॉक हो गई, सब अपने गली के अंदर हो गए। छत से पत्थर बरसे, हाथों में तलवार लहरा। हम तो उनको देख के ना अपनी दुकान छोड़ अंदर घुस गए, हमें जान बचानी भारी पड़ गई थी। एक प्लानिंग और दिल्ली फिर खाई। दिल्ली को फिर सुलगाने का प्रयोग। एमपी, राजस्थान और गुजरात के बाद अब टारगेट पर दिल्ली। दंगों का नया करौली टू खरगोन वाया दिल्ली। देश में दंगों का टूल किट कौन बांट रहा है? ऑल इंडिया दंगा फाइल्स, जहरीली साजिश। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। करीब 2 साल बाद देश का दिल दिल्ली एक बार फिर से हिंसा की जद में आ गया है। हनुमान जयंती का वक्त था और जो भक्त थे वो भक्तमय होकर यहां शोभा यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन तभी अचानक गोलियों की बरसात होती है, तभी तलवारें लहराई जाती हैं, तभी पथराव किया जाता है और उपद्रव करते हुए दंगाई यहां पर आ जाते हैं। लोग हैरान हैं कि 10 अप्रैल के बाद से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में आखिर ये दंगे करने वाले हैं कौन, साजिश रचने वाले हैं कौन। क्योंकि अगर बात की जाए तो इन सभी हिंसाओं का जो पैटर्न है वो एक है और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इसके पीछे एक बड़ी साजिश तो नहीं। तलवार लहराती भी, नकाबपोश दंगाई का कनेक्शन। पत्थरों का पहले से जमावट, पल भर में भीड़ का इकट्ठा होना, हम लोग के टारगेट पहले से फिक्स है, यानी सुनियोजित, संगठित और निशाना बनाकर हमला। इस बात के अब पक्के सबूत मिलने लगे हैं कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगे की स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी और हनुमान जयंती का दिन एक्शन के लिए चुना गया था। 10 अप्रैल रामनवमी और 16 अप्रैल हनुमान जयंती। क्या ये महज संयोग है? हिंदुओं के 2 बड़े पर्व के दिन सिलसिलेवार दंगे भड़के, जुलूस जैसे एक खास जगह पहुंचे, पहले से तैयार भीड़ में हमला करते। उनके पास लाठी, डंडे, तलवार, पत्थर, आगजनी के लिए पेट्रोल, सब पहले से मौजूद है। दिल्ली दंगे में जो खतरनाक ट्रेंड दिखता है, उससे ये शक गहरा गया कि क्या दिल्ली में दंगे की तैयारी पहले से की गई? क्या दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा की स्क्रिप्ट पहले से तैयार की गई थी? जाहिर है ये वो सवाल है जिसका जवाब फिलहाल पुलिस तलाश रही है, लेकिन चश्मदीदों से पूछताछ और मौके से मिले सबूत से पुलिस को इस पूरे मामले में किसी साजिश की बू आ रही है। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में मंदिर और मस्जिद के बीच जब शोभा यात्रा निकल रही तभी अचानक दंगे भड़के, घरों के ऊपर से पत्थर फेंके गए, पूरी की पूरी शोभा यात्रा पत्थरों की जद में आ गई। ये कहा जाता है कि जब शोभा यात्रा आगे चल रही थी तो इन्हीं घरों से ऊपर से ईंट और कांच की बोतलें फेंकी गई,
पुलिस सीसीटीवी कैमरे, इस रास्ते पर भी कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और सामने आप मुश्किल से चंद कदमों की दूरी पर आप मस्जिद देख सकते हैं। ये अब मस्जिद आ गई है, मुश्किल से मुझे 20 से 30 कदम चलना पड़ा जहां पर सामने अब मस्जिद आ गई है। और मस्जिद और मंदिर के बीच की दूरी में ही इतना बवाल हुआ कि उसके बाद में पूरे के पूरे आप दुकानें अब बंद देख सकते हैं। सीसीटीवी कैमरों का जिक्र मैं कर रहा था, सामने सीसीटीवी कैमरा देख सकते हैं। और अब इन्हीं तमाम सबूतों को खंगालने की कोशिश, 14 लोगों की गिरफ्तारी, अंसार नाम के व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगे कि घरों के ऊपर से पत्थर और कांच फेंके गए। हमारी टीम ने सच की पड़ताल की। उसे इलाके में एक छत पर संवाददाता पुलकित नागर पहुंचे और चश्मदीदों से जानना चाहा कि क्या पत्थर छत से फेंके गए। कि मस्जिद के पीछे का सी ब्लॉक का एरिया है जिसकी बात लगातार की जा रही है और हम घर की छत पर जा रहे हैं और यहां से दिखाने की कोशिश ये कि जो आरोप हैं पत्थर के बोतल फेंकने के, वो इन्हीं छतों से हैं। और ऊपर पहुंच रहे हैं, दूसरा मंजिल हमने क्रॉस कर लिए, तीसरी मंजिल पर जा रहे हैं हम और ये आ जाती है छत। सबकी छतें साथ में लगी हुई हैं। ये यहाँ पे हम छत पे आ गए। ये जो ईंटें रखी हुई हैं, इनका तो जिक्र नहीं आया है क्या कि ये ईंटें टंकी बनाने के लिए ये मैंने ईंटें मंगवाई थी, ये रखी हुई है। इन ईंटों का तो कहीं जिक्र नहीं है। अगर ये इस्तेमाल हुए होते तो इनका कोई नोक टूटा होता, ये टूटे फाटे होते, इनका एक भी नोक कहीं से दरका नहीं है। और घरों की छतों का जिक्र किया गया कि घरों की छतों से ईंट फेंकी गई। तो क्या घरों की छत, आपकी घर भी बहुत ऊंचाई पर है, यहाँ पर ईंट भी घरों की छतों पर नहीं, किसी घर से कोई ईंट नहीं कि जो कबाड़ के ये बोतले या पत्थर पड़े हुए हैं उनमें से पब्लिक ने उठाया और उसमें से नीचे से अच्छा, कबाड़ियों की दुकान जो है उन कबाड़ में से कांच की बोतलें उठाई। हाँ, जो भी उठाई गई कबाड़ के सामान पे से ही उठाया। कुछ ये रोड टूटा हुआ है, वहाँ से पत्थर वगैरह उठाए। इलाके में मुस्लिमों ने छतों से पत्थर फेंकने की बात को नकार दिया, लेकिन तस्वीर का दूसरा पक्ष यानी पत्थर खाने वालों ने इसे सफेद झूठ करार दिया। हमारी एक दूसरी टीम शोभा यात्रा में मौजूद लोगों के पास पहुंची और दावों की पड़ताल की। सुनिए क्या कहना है इन लोगों का। कूड़े के ढेर होते हैं ना, बोरे बड़े बड़े, उन्हों के अंदर उन्होंने ढेर करके रख रखे थे और छतों पे से लेडीजों ने भी खूब पथराव करा है। अच्छा, और लेडीज भी पथराव कर रही थी, पथराव करा है। ठीक है, वहाँ पे थी आपने आप मतलब समझ हमारे पास वीडियो आई है और जो लोग रैली में वहाँ से आ रहे थे उन्होंने खुद देखा, जिनके लगी है, किसी के माथे पे, किसी के हाथ में। और जो हमारे साधु वगैरह आ रहे थे उन पे भी हमला किया हुआ है और उन्होंने तीसरी मंजिल से हजारों पत्थर उन्होंने डाले हैं। मैं यात्रा में था, हम लोग विश्व हिंदू परिषद से हैं और उन्होंने 2000 लोग तलवारों के साथ में एकदम कैसे इकट्ठे हो सकते हैं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब इतनी बड़ी साजिश मेरे को तो लग रही है कि इसमें मतलब क्या प्लान था कि कौन सी गली से पत्थर आएंगे, कोई पत्थर जब फायरिंग तक हुई है, बंदूक है, तलवारें तक आप बता रहे हैं, तो ये चीजें एक साथ तो नहीं, पहले सुनियोजित तो प्लान था पूरा, उनके सोची समझी चाल थी। ये हम लोग जैसे ही हम लोगों ने अपनी शोभा यात्रा को मस्जिद की तरफ मोड़ने के साथ ही उन लोगों ने पथराव और गाली गुप्ता देनी चालू कर दी। दंगाइयों ने शोभा यात्रा के साथ चल रही पुलिस पर भी हमला किया। 8 पुलिस वाले घायल हो गए। इस हमले में घायल एएसआई अरुण कुमार ने टाइम्स नव भारत को बताया कि भीड़ ने अचानक ही पथराव शुरू किया। छतों से पत्थर और बोतलें फेंकी जा रही थी। बूथ है ना, पुलिस बूथ इस साइड में था ना, जो कुशल चौक पे, और पल्ली साइड से आ रहे थे सर, सी ब्लॉक साइड से। वहाँ कम से कम 500 प्लस हजारों आदमी थे वहाँ कम से कम, और पत्थर और वो बोतलें जो है घर के ऊपर से भी, और कहाँ से आ रहे थे ये भी समझ में नहीं आ रहा था, इतने बोतल मतलब फेंका गया सर। एक पक्ष बोल रहा है कि छतों से पत्थर नहीं चले, जबकि दूसरा पक्ष और पुलिस ने छतों से पत्थर चलते देखे। जाहिर है पुलिस सच की पड़ताल के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालेगी, लेकिन जांच में पता चला कि इलाके का कई सीसीटीवी कैमरे के तार काट दिए गए थे। यानी दंगाइयों ने अपने बचने का पूरा इंतजाम पहले से ही कर रखा था। समझना मुश्किल नहीं, तैयारी पहले से थी। दो चीजें अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है। एक बात ये भी सामने आ रही है कि कुछ सीसीटीवी कैमरों की तार भी काटी गई ताकि यहाँ का जो शोभा यात्रा जो यहाँ पे निकाली जा रही थी उसमें जो हिंसा हुई उसकी तस्वीरें सामने ना सकें, इसीलिए इस रास्ते पर लगे हुए कुछ सीसीटीवी कैमरों की को काटा भी गया है। ये भी बात सामने आ रही है। कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे थे इस दौरान जो ये चाहते थे कि हिंसा हो। अब उन्हें इसका क्या फायदा होगा ये आने वाले पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साफ होगा, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हैं। अब तमाम सबूतों को एक बार फिर से देखिए।
शोभा यात्रा पर हमला करने के लिए भीड़ पहले से इकट्ठा थी। एक खास इलाके में शोभा यात्रा पहुंचने का इंतजार हुआ। भीड़ के पास पत्थर, तलवार, लाठी डंडे पहले से थे। कई चश्मदीदों का दावा है कि वो गोलियां भी चला रहे थे। दंगाइयों के चेहरे पर नकाब था। घरों के छतों से पत्थर फेंके गए। यानी अचानक शोभा यात्रा पर हमला करने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी। नुकसान ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की प्लानिंग की गई। अब पुलिस ने इस मामले में 14 दंगाइयों को दबोच लिया, जिनमें से 2 प्रमुख नाम हैं, असलम और अंसार। अंसार को दंगे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। बहुत सारी चीजें और बहुत सारा डिटेल्स जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगा और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद इसकी क्लैरिटी होगी। बहरहाल जो वर्बल ऑल्टरकेशन, फिजिकल ऑल्टरकेशन और उसके बाद जो दंगा जो हुआ, इन तमाम विषयों पर इन्वेस्टिगेशन डिटेल में चल रहा है। जांच होगी, पड़ताल होगी और गिरफ्तारी होगी, लेकिन इन सब के बीच एक बात साफ है, हिंदुओं के त्योहारों को लेकर सुनियोजित तरीके से टारगेट करने की प्लानिंग। 10 अप्रैल रामनवमी हो या फिर 16 अप्रैल हनुमान जयंती, दोनों ही पर्व में एक जैसे हमले हुए और वो भी देश के अलग अलग हिस्सों में। पुलकित नागर, अनुज मिश्रा और वरुण वसीम के साथ मोहित ओम, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, रोहिणी कोर्ट में आरोपियों की पेशी के दौरान पुलिस की तरफ से कहा गया है कि 15 तारीख को ये पूरी साजिश रची गई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रोहिणी कोर्ट में पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि 15 तारीख को हमले की पूरी साजिश रची गई थी। अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अंसार और असलम, इन्होंने जो कि मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, इन्होंने इस हमले की साजिश को रचा था। इसके साथ ही अंसार और असलम को शोभा यात्रा की पूरी जानकारी भी थी। दोनों आरोपियों ने यात्रा पर हमले की योजना बनाई। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रोहिणी कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने यह कहा कि 15 तारीख को साजिश रची गई थी कि कैसे शोभा यात्रा के दौरान हंगामा करना है, कैसे हिंसा को भड़काना है, और इसीलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि ये सुनियोजित है। पहले से ही ये साजिश रची गई थी और मास्टरमाइंड, जी हाँ, मास्टरमाइंड शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्री प्लानिंग यहाँ पर की गई थी। क्योंकि यहाँ पर एएसआई जरुण कुमार है, उनकी तरफ से भी कहा गया कि किस तरह से यहाँ पर कांच की बोतलों का इस्तेमाल किया गया था जो पहले से रखी गई थी। और सबसे बड़ी बात, 15 तारीख को यात्रा पर हमले की साजिश रची गई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और चलिए आप इस दौरान आपको एक वीडियो भी बताते हैं। जब इन लोगों को कोर्ट में पेश किया गया तो जो मास्टरमाइंड है अंसार, इस पर पुष्पा का खुमार चढ़ गया। जिस तरह से पुष्पा फिल्म में जो एक्टर अपनी गर्दन पर, सर पर जो हाथ फिराता है, उसी तरह से एक टशन में यहाँ पर नजर आया। यानी कोई रिग्रेट नहीं है, कोई शर्म नहीं है। यहाँ पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की शर्म यहाँ पर नजर नहीं आ रही। और ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में यहाँ पर आएगा कि ये अंसार जो मास्टरमाइंड है, जब इसको यहाँ से ले जाया जा रहा है तो आप देखिए कि किस तरह से ये बिल्कुल शर्म नहीं, बिल्कुल हया नहीं कि इतना हिंसा, यहाँ पर इतनी हिंसा फैलाई है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन पुष्पा फिल्म की एक्टिंग करता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। ये हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और ये हमने आपको यहाँ पर बाकायदा दिखाया भी। करीब 2 साल की बात यहाँ पर की जा रही है। इस बार दिल्ली में टूल किट की तरह जिस तरह से यहाँ पर हमले किए गए, जिस तरह से यहाँ पर साजिश रची गई, वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आती है। आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर हमले किए गए, तो पूरी प्लानिंग यहाँ पर बताई जा रही है। माहौल बिगड़े, उसके बाद फिर दंगे हों, ये सब यहाँ पर साफ तौर पर नजर आया है। पिछले 6 दिनों में जिस तरह से दंगे हुए, उसका मास्टरमाइंड भी यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि प्लानिंग पूरी थी। एक ही पैटर्न में दंगों को यहाँ पर प्लान किया गया। देखिए जहांगीरपुरी के दंगों की मास्टरमाइंड की पूरी कहानी। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगों का ये सबसे हैरान कर देने वाला वीडियो है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि नीले कुर्ते में शख्स आता है और सामने मौजूद भीड़ को टारगेट कर सीधा फायरिंग कर देता है। 1 मिनट 8 सेकंड के इस वीडियो का पूरा सीक्वेंस समझिए। वीडियो कोई शख्स अपने मोबाइल से बना रहा है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग सामने की ओर पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो उसके सामने की ओर से भी भीड़ पत्थर बरसा रही है। पुलिस की वैन भी पत्थरबाजी के बीच से गुजरती हुई दिखती है। हालांकि पुलिस की गाड़ी
उस भीड़ के बीच रुकती नहीं है। इस बीच वीडियो बना रहा शख्स और उसके आसपास खड़े लोग आवाज लगाते हैं, पुलिस बुलाओ, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, पुलिस बुलाओ, पुलिस बुलाओ। दूसरी ओर पत्थर बरसाने वालों में कुछ नाबालिग बच्चे भी दिख रहे थे जो सामने खड़े लोगों पर बोतल और पत्थर फेंक रहे थे। इस दौरान नीले कुर्ते में एक शख्स आता है, सामने की ओर करके बंदूक से फायरिंग करता है और वहां से भागते हुए दिख रहा है। इस वीडियो से साफ है कि एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई थी। वीडियो में फायरिंग करने वाले की पहचान की कोशिश पुलिस कर रही है। मोहम्मद अंसार दंगे का आरोपी, असलम दंगे का आरोपी, नूर आलम दंगे का आरोपी, शेख शहजार दंगे का आरोपी, ये वो 4 चेहरे हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में दंगों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। अब तक पुलिस ने कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से मोहम्मद अंसार को जहांगीरपुरी में दंगे फैलाने का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। आरोप है कि जब शोभा यात्रा जहांगीरपुरी में जामा मस्जिद के पास पहुंची तो अंसार अपने 4 से 5 साथियों के साथ वहां आ गया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लगा। बहस ज्यादा बढ़ने के कारण दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया, जिसके कारण शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई। यानी मोहम्मद अंसार ही वो जड़ है जिसकी वजह से दंगों की शुरुआत हुई। अंसार के लेकिन घर के बगल में कमलेश जी रहती हैं। कमलेश जी, आप लोग घर के अगल बगल रहते हैं। कल जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ है उसको आप लोग कैसे देखते हैं? अंसार के पड़ोसी हैं आप लोग, किस तरह का परिवार है? नहीं, उनका परिवार तो अच्छा है। गली के अंदर तो बहुत अच्छे रहते हैं। गली में कोई दिक्कत नहीं है, ना उनको दिक्कत है ना हमको दिक्कत है। साथ देते हैं सबका गली के अंदर। जब कल शाम को लगभग 5:30-6 बजे की जब घटना हुई, जब हिंसा हुई, उसके बाद कितने बजे पुलिस यहाँ पर आई और अंसार को उठा के लेके गई? हमने भंडारे में लग रहे थे ना, पार्टी वगैरह में लग रहे थे। ये तो हमको नहीं पता कै बजे ले गई, मगर जब हम पार्टी में से आए तो उनको ले चुके थे। तो क्या शोभा यात्रा कल जो निकली मस्जिद के समीप से सी ब्लॉक से, क्या उस शोभा यात्रा में आप लोग भी शामिल थे? देखने के लिए गए थे आप लोग? कोई नहीं गया, कोई नहीं गया यहाँ से। ये तो वो तो थोड़ा सा यहाँ अल्लाह बुल्ला हो रहा था, खाली वो देखने गए थे कि क्या हो गया, क्यों लड़ाई पढ़ाई हो रही है, बस इतने में उनको वहाँ उनका नाम आ गया। पड़ोसियों के मुताबिक अंसार की फैमिली काफी सीधी है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। दंगे के दौरान 6 से 7 राउंड फायरिंग के आरोप हैं। फायरिंग करने वालों में आरोपी असलम का भी नाम है। असलम के साथ उसके 2 भाइयों को भी गिरफ्तार किया गया है। 2020 में भी असलम पर कई मामलों को लेकर केस दर्ज हुआ था। हालांकि असलम के रिश्तेदारों का दावा है कि जिस वक्त हिंसा हो रही थी असलम घर में रोजा खोल रहा था। क्या असलम उस वक्त कहाँ पे थे जब ये पूरा झगड़ा हुआ था, जब हिंसा हो रही थी? असलम कहाँ पे मौजूद था? रोजा उस टाइम रोजे का टाइम था, शहरी का टाइम था। घर पे खा रखा खेजूर और उसमें फल से रोजा खोल रहा था। वो झगड़े में उसको पता ही नहीं है जो झगड़ा हुआ। हिंसा के दौरान फायरिंग में घायल दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेदालाल दंगों के चश्मदीद हैं। मेदालाल से सुनिए आखिर हिंसा की शुरुआत कहां से हुई थी। वो शोभा यात्रा में थे हम, हमारा स्टाफ भी था थाने का स्टाफ था। मैं पीछे की साइड में था। आगे बहस हुई थी, फिर बहस में ही उनका मस्जिद के सामने जो सी ब्लॉक है वहाँ हंगामा शुरू हो गया, फिर पथराव होना शुरू हो गया। लेकिन उसमें स्टाफ भी आ गया तो उनको दोनों को समझा के आगे ले गए, दोनों को अलग अलग करवा दिया और पुलिस ने आगे घुस के जो हनुमान जयंती वाले थे, शोभा यात्रा वाले, वो उनको पीछे कर दिया जी ब्लॉक साइड में, दोनों साइड में हो गए। बाद में फिर हम कुशल चौक तक पहुंच गए, वहीं पास में कुशल चौक है। फिर वहाँ ऐसे लग रहा था शांति हो गई थी, लेकिन बाद में फिर पब्लिक आई, कुछ ऊपर से पत्थर आ रहे थे, कुछ सामने से आ रहे थे, वो तलवार लेके था, कुछ डंडे रॉड लेके। जहांगीरपुरी दंगों का दंश सुरेश गर्ग ने भी झेला है। सुरेश गर्ग भी वहीं परचून की दुकान चलाते हैं। हर रोज की तरह वो दुकान पर बैठे थे, तभी शाम के वक्त दंगाइयों की भीड़ ने एकाएक उनके दुकान पर धावा बोल दिया और 20,000 रुपए नगद और दुकान से सामान लूटकर फरार हो गए। इस बीच जहांगीरपुरी में जगह जगह दंगों के निशान बिखरे पड़े हैं। कहीं पत्थरों के टुकड़े हैं तो कहीं कांच की बिखरी बोतलें गवाही दे रही हैं कि दंगाइयों ने किस तरह से हिंसा फैलाने की कोशिश की। जहांगीरपुरी में करीब 60 मिनट तक जो तांडव मचा था उसने बरसों पुराने रिश्तों में एक कड़वाहट घोल दी है। अब उस कड़वाहट को दूर करने के लिए एक लंबा वक्त लगेगा। जो घाव दंगों ने दिए हैं
उसे भरना भी आसान नहीं होगा। दिल्ली से मोहित ओम, वरुण भसीन, अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो देखिए, एक तरफ दिल्ली हिंसा पर जो माहौल है वो तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ आप यहां पर देखेंगे तो जमकर सियासत भी होती नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये तो केंद्र की जिम्मेदारी है। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के जन्मोत्सव पर पथराव हुआ है। हमने अभी अभी वहां के पुलिस अधिकारियों से भी बात करी, एडिशनल डीसीपी मौके पे मौजूद हैं, उनसे भी बात हुई। ये घटनाएं जो हैं ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। हालांकि वहां की स्थिति अभी सामान्य हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जो लोग दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जहां से पत्थर आए हैं, जो भी दोषी है, उनके घरों की भी चेकिंग होनी चाहिए। उनके घरों में हथियार तो नहीं है, उनकी आईडी क्या है। मैं समझता हूं इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये लगातार जो घटनाएं हैं वो बहुत ही साजिश के तहत हो रही हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास लग रहा है। शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। वोट बैंक की राजनीति के कारण ये लोग देश में इस तरह का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, ये नफरत के बीज बोने का काम जो विपक्षी दल कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक नैया को डूबने से बचाने के लिए ये देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है। इनके कारनामे जनता ने पहले भी देखे, इनको पहले भी नकारा है और आगे भी जनता नकारेगी। देखिए, देश में हाल के दिनों में जो दंगे हुए उनका अगर आप पैटर्न देखेंगे तो आप बखूबी समझ जाएंगे कि ये पूरी तरह से सुनियोजित है, क्योंकि अलग अलग जगह पर जहां पर भी दंगे हुए हैं वहां पर हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट किया गया, वहां पर शोभा यात्रा को टारगेट किया गया, वहां पर पथराव किया गया। इनफैक्ट अगर आप खरगोन की बात करेंगे तो खरगोन में जो नंगा नाच किया गया उसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे, क्योंकि वहां का पैटर्न भी बिल्कुल सेम टू सेम था। वहां पर भी हिंसा फैलाने को जो तरीका था वो दिल्ली हिंसा के जैसा ही था। अप्रैल को खरगोन में वही हुआ जो शनिवार को हमने दिल्ली में देखा, बस अंतर जगह और वक्त का ही था। दिल्ली में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा थी तो खरगोन में रामनवमी के जुलूस निकल रहे थे। दिल्ली में हनुमान जी का नारा था तो खरगोन में जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। दोनों ही जगह किसी को भनक नहीं थी कि आस्था की एक जुलूस के बीच अगले ही कुछ पलों में यहाँ हिंसा का वो तांडव शुरू होने वाला है जो कई जिंदगियों और घरों को तबाह कर देगा। दोनों ही जगहों पर भीड़ की बर्बरता, आंखों में दरिंदगी, लाठी डंडों से लैस, चेहरे पर नकाब, पत्थरबाजी और धमाके। 10 अप्रैल को खरगोन में जैसे ही रामनवमी का जुलूस संजय नगर इलाके से तालाब चौक के पास पहुंचा, जुलूस पर अचानक पत्थर बरसने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। शहर के कई इलाकों, गौशाला चौक और भाटवाड़ी समेत तमाम जगहों पर पत्थरबाजी के साथ साथ आगजनी और लूटपाट होने लगी और खुलेआम तलवारें लहराई जाने लगी। टाइम्स नाउ भारत ने आपको हिंसा के कई सनसनीखेज वीडियो दिखाए जिसमें उस दिन का पूरा मंजर कैद था। कई नकाबपोश पत्थर बरसा रहे थे, कहीं बाइक तो कहीं स्कूटी को आग के हवाले कर रहे थे,
तो कहीं खुलेआम सड़कों पर तलवार और बंदूक लेकर घूम रहे थे। हर तरफ जैसे त्राहिमाम मचा हुआ था। खरगोन में हुई हिंसा ने कई लोगों का सब कुछ छीन लिया, उनके सपनों का आशियाना आग की लपटों में उजाड़ दिया। बस पीछे छोड़ गया है तो राख और मलबे का ढेर। हमारे संवाददाता गोविंद गुर्जर ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचे। इस घर को और देख लीजिए आप, यहाँ जो भी घर में है, एसी, फ्रीज, कूलर, गाड़ी, अलमारियां, गोदरेज अलमारी, कूलर 2-2, 3-3, एसी, फ्रीज, सब कुछ, पंखे, और पूरा देखिए चादर काली पड़ी हुई है। एक एक चीज, ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई घर है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी कबाड़ की दुकान में घुस आया हूं। बर्तनों तक को नहीं छोड़ा गया। किस कदर आग बरपाई गई, पेट्रोल डालकर आग लगाई गई या कोई और जो चीजें थी उनके माध्यम से आग लगाई गई। काफी हैरत अंगेज ये तस्वीरें हैं। ऐसा कोई भी एक घर नहीं था जिसने दंगों का जख्म न झेला, बल्कि इस इलाके में तो जगह जगह उस दिन की हिंसा के निशाने बिखरे हुए। इन दुकानों घरों को यहाँ लाइन से जो लगे हुए हैं, यह घर बिका हुए लिखा हुआ है आगे, इन तमाम घरों को आग लगा दी गई, दुकानों को आग लगा दी गई। एक दुकान और मैं आपको दिखा दूं कि जो दंगाई थे उन्होंने किस कदर कहर बरपाया है। ये तस्वीरें उसकी गवाही देंगी। आप अंदर आके देखिए। सबसे पहले कैमरामैन से कहूंगा आप पहले चले जाइए। ये देखिए कि जो दुकान थी किराने की, इन पीपों में किसी में गेहूं होगा, किसी में चावल होंगे, किसी में शक्कर होगी, किसी में दाल होगी, लेकिन सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। तो ये उपद्रवी लोग थे सामने के ही। सामने से पत्थर बरसा है। मैं ताला लगाकर घर चला गया। उसके बाद में घर जाके खाना खाया। खाना खाने के बाद में कुछ व्यक्तियों ने बताया कि तेरी दुकान और चक्की जल रही है। कितना नुकसान हो गया आपका? करीब 90-95 हजार। भीड़ की शक्ल में आए भेड़ियों का कोई जात धर्म नहीं होता। वो नफरत की आग में बस सब कुछ जलाना चाहते हैं। खरगोन हिंसा में अगर हिंदुओं के मकान दुकान जले तो मुस्लिमों के ठिकाने भी चपेट में। ठीक सामने देखिए माँ किराना, वो दुकान एक मुस्लिम की दुकान है, उस दुकान को भी आग लगाई गई है। अब ये दंगाई कौन है, क्या है, क्योंकि दंगाइयों की कोई जात और मजहब तो होता नहीं है। आप देखिए ये जो दुकान है माँ किराना, उसको भी पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया गया है। ये देखिए आप, यहाँ ये दुकान है जहाँ कुछ उर्दू की किताबें भी पड़ी हुई हैं। आप देखिए ये मुस्लिम की किताब है, मुस्लिम। और बात करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली कोर्ट ने असलम और अंसार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कोर्ट ने अंसार और असलम को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट ने 12 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कोर्ट ने अंसार और असलम को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अंसार और असलम, जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा था दिल्ली हिंसा के पीछे, सोमवार तक पुलिस कस्टडी में पहुंचा दिया गया है। हर्षा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हर्षा, क्या जानकारी? हिमांशु, मैं आपको बताऊं, अंसार और असलम, ये दो लोग हैं जिनको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दोनों लोग को एक दिन की पुलिस कस्टडी पुलिस को दी गई है। दोनों की बाकियों को जुडिशियल कस्टडी दी गई है। अभी अभी अंसार को लेकर के पुलिस निकल गई है, अंसार और असलम को। लेकिन जो माहौल है, मैं आपको बता दूं, अंसार से बात करने की कोशिश की, तब अंसार ने बात कही कि मैं कसूरवार हूँ। टाइम्स ऑफ भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में अंसार ने बात कही कि हाँ वो कसूरवार है। और दिल्ली पुलिस ने भी कोर्ट में साफ तौर से जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बात रखी कि जो पूरे जो साजिश की गई, जो पूरी हिंसा हुई, उसके मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं अंसार और आलम है। जो सीसीटीवी फुटेज निकाली गई है, जो तमाम चीजें हैं, उसे पता चलता है कि 15 तारीख को बिफोर हैंड अंसार और असलम की बात पता चल गई थी कि यहाँ से एक धार्मिक यात्रा निकलने वाली है, इसीलिए प्री प्लान ये तमाम चीजों की गई। हमें माशु आपको बताऊं कि जो बाकी आरोपी हैं वो अभी इस वक्त अंदर हैं। बाकी जो 12 लोग हैं, 12 आरोपी हैं, उनकी जुडिशियल कस्टडी दी है पुलिस को। मजिस्ट्रेट ने कल सोमवार तक
की पुलिस कस्टडी है अंसार और असलम की। दोनों को कल फिर से पेश करेंगे यहाँ पे कोर्ट में पुलिस, और ज्यादा दिन की रिमांड मांगने की कोशिश करेंगे क्योंकि पुलिस ने ये तमाम बातें सामने रखी हैं कि और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से और एविडेंसेस निकालने की जरूरत है ताकि पता चले, क्योंकि और भी लोग हैं जिनको डिटेन किया गया है, जिनको हिरासत में लिया गया है। माशू हर्षा, यहाँ पर एक बात साफ नजर आ रही है, जिस तरह से अंसार भी ये कह रहा है कि हाँ मैं दोषी हूँ और मैंने ही ये सब किया है, कैमरे के सामने भी ये बात बोल रहा है। जब कोर्ट पे ले जाया जा रहा था तो पुष्पा की तरह एक्टिंग करते हुए नजर आ रहा था, यानी कहीं पर उसे रिग्रेट नहीं है, पछतावा नहीं है जो उसने किया है। बिल्कुल हिमांशु, जब वो पेशी के लिए उनको लेके जाया जा रहा था तब अंसार ने पूरा पुष्पा वाला सिंबल उन्होंने साइन करके दिखाया था, जिससे साफ पता चला था, मुस्कुराते हुए वो भी कर रहे थे कि कोई रिग्रेट नहीं है, ये साजिश उन्होंने की, ये बड़ा जो पूरी प्लानिंग की गई है अंसार और असलम द्वारा, ये तमाम प्लानिंग की गई जिस से लोगों को इकट्ठा करना था, नारेबाजी करनी थी, जो प्रोवोकेटिव कमेंट्स पास करने थे, वो तमाम चीजें की गई, कोई रिग्रेट नहीं दिखा। यहाँ तक कि जब अंसार बाहर आए, जब एक दिन की पुलिस कस्टडी पुलिस को दी गई, तब हमसे बातचीत की, तब उन्होंने ये तो कहा वो कसूरवार है, लेकिन एक बार भी उनके चेहरे पे वो मायूसी नहीं थी कि उनको एक दिन की पुलिस कस्टडी भेजा गया। लेकिन हमारे साथ वकील मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं, क्या तमाम चीजें थी जो अंदर कोर्ट के अंदर रही? कोर्ट के अंदर सिर्फ लीगल प्रोसीडिंग्स चली हैं, पीसी रिमांड वगैरह के लिए डिमांड की गई है, कुछ को जेसी भेजा गया है और ऑनरेबल कोर्ट ने सभी को सुनने का मौका दिया है, अपनी बात कहने के लिए दिया गया है समय सभी को। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, इसमें जो भी आता है इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें निर्णय जो भी आएगा वो ऑनरेबल लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा ये बात वहाँ पे कही गई कि जो साजिश है, जो मास्टरमाइंड है, वो कहीं ना कहीं अंसार और आलम है, अंसार और असलम है, और पूरा जो इन्वेस्टिगेशन के इर्द गिर्द घूमना पड़ेगा क्योंकि और भी लोग हैं जो शायद इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ये सारी जो चीजें हैं प्लानिंग थी, उनको पता था, ये सारी चीजें की गई। इसलिए दिल्ली पुलिस का कहना है सीसीटीवी फुटेज है, पर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। कहीं पे अगर अंसार का या कोई एक्यूज असलम का कहीं रोल होगा तो वो बिल्कुल न्याय के रूप में ही देखा जाएगा कोर्ट में। जब वो पेशी के लिए जा रहे थे, कहीं दूर से नजर नहीं आ रहा था कि अंसार रिग्रेट फील कर रहे हैं, उनको पछतावा है जो हुआ जहांगीरपुरी हिंसा मामले में, जिससे से पुष्पा का साइन करके वो दिखा रहे थे। लगता है कि उनको कोई अफसोस नहीं है, कुछ रिग्रेट नहीं है कि इतना बड़ा हिंसा हो गई, दिल्ली राइट्स हो गए जहांगीरपुरी। सॉरी मैडम, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो अगर हम पूरे मामले को समझने की कोशिश करें तो आज कुल मिला के 14 लोग को पेश किया गया है हिमांशु, जिनमें से 12 लोग को बिल्कुल इस मामले में अब यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और पुलिस यहाँ पर कार्रवाई भी कर रही है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शुक्रिया हर्षा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, जिस जगह इस वक्त मैं खड़ा हूं वो दिल्ली के जहांगीरपुरा इलाका है और यही वो जगह है जहां पर हिंसा हुई थी। अब यहां पर भी पथराव हुआ और काफी हद तक अगर देखा जाएगा तो जो गुजरात के खंबात में हुआ, दोनों का जो मॉडल है वो पूरी तरह से सेम टू सेम नजर आता है, क्योंकि पथराव यहां पर भी हुआ और पथराव गुजरात के खंबात में भी हुआ। अब सवाल यहां पर यह है, क्या यह महज एक संयोग है या फिर एक सोची समझी साजिश? क्या दिल्ली दंगे का खंबात कनेक्शन है? अगर मैं आपको आसपास वो पत्थर और ये दिखाऊं कि साफ तौर पे इनको कोशिश तो की गई है कि वो दिनचर्या जो अगले दिन नॉर्मल शुरू हो, लेकिन आपको आसपास वो भरे हुए पत्थर जो कट्टों पे अलग में साइड में किए गए हैं वो नजर आ जाएंगे। इन पत्थरों की तरफ अगर आपको दिखाएं तो ये अभी इस वक्त इनमें वो पत्थर हैं, वो उनको साइड किया गया है। जिस तरह का भी सामान था आसपास वहां पर मौजूद था ये सब कुछ। आणंद पुलिस और खंबात पुलिस ने जिस तरह से बताया है कि इसी जगह से जब शोभा यात्रा निकल रही थी तब यहां से उस शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। दिल्ली का दंगा मॉड्यूल खंभात से मिलता जुलता है। कौन लोग थे जो यहाँ पे आपकी दुकान में लूटपाट करने की कोशिश कर रहे थे? हमें नहीं पता कौन थे, वो कभी नहीं देखे इस इलाके में, हमें नहीं देखे। तो भीड़ के रूप में आए थे या अकेले एक दो शख्स आए थे? भीड़ के रूप में। शोभा यात्रा पे हमला हुआ, कैसे पता पड़ा आपको? क्या माहौल था यहाँ पे? माहौल तो ऐसा था कि यहाँ पर सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी और यात्रा में सब आगे जा रहे थे और आगे से वो दो दुकान दिख रही होगी आपको सामने पर कॉर्नर के ऊपर, वहाँ पर पत्थर मारा शुरू हुआ। क्या ये कोई संयोग है या फिर बहुत बड़ी साजिश?
पूरी तैयारी थी उनकी। हमारी शोभा यात्रा पूरी आराम से शांतिपूर्ण निकल रही थी, मैं उसमें गवाह हूँ। ठीक है, बड़ी शांतिपूर्ण निकली। उन्होंने हनुमान जी पे चढ़ के, ठीक है, और वहाँ पे पत्थरबाजी करी है, लात घूसे, चप्पल जूते भी मारे गए हनुमान जी की मूर्ति पे चढ़ के, तलवारबाजी भी हुई है और गोलियां तक चली गई। कॉन्स्पिरेसी थी और प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत इन लोगों ने पत्थरमारा किया था, जिससे एक मैसेज जाए और भविष्य में इस तरह का कोई रामनवमी की रथ यात्रा नहीं निकले, वो उनका मोटिव था। दिल्ली और गुजरात के खंभात में हुई हिंसा को एक साथ जोड़कर इसीलिए देखा जा रहा है क्योंकि इन दोनों घटनाओं में कई चीजें मिलती जुलती हैं। दिल्ली में हनुमान जयंती के दिन निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हिंसा, खंभात में भी रामनवमी के दिन शोभा यात्रा के दौरान हिंसा। दिल्ली में जब शोभा यात्रा निकली तब एक खास जगह पर जाकर हिंसा भड़की। खंभात में भी ठीक ऐसा ही हुआ था, कब्रिस्तान के सामने हमला हुआ। दिल्ली में जमकर पत्थरबाजी हुई, खंभात में भी अचानक ही शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। दिल्ली में चश्मदीद बता रहे हैं कि अनजान लोगों ने हमला किया। खंभात में भी पुलिस ने खुलासा किया है कि बाहरी लोगों को हिंसा भड़काने के लिए बुलाया गया था। आपने दिल्ली में हनुमान जयंती के दिन हुई हिंसा की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखी, अब खंभात में हुई हिंसा की ये रिपोर्ट देखिए तो कुछ हद तक ये साफ हो जाएगा कि इन दोनों हिंसा में मॉडल एक जैसा है। अब सवाल उठता है कि क्या ये कोई संयोग है या साजिश? सबसे पहले आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि शोभा यात्रा कहां से निकली, किस रास्ते पर गई, कितनी दूर गई और कहां यह हिंसा भड़की। खंभात के शकरपुरा इलाके में स्थित राम मंदिर से दोपहर 3:30 बजे शोभा यात्रा निकली। राम मंदिर से निकलकर शोभा यात्रा 50 मीटर आगे बढ़ी। पुलिस के मुताबिक यहां बने कब्रिस्तान से पत्थरबाजी शुरू हुई, जिसके बाद इस पथराव ने दंगे का सूरत ले लिया। यह खंभात का वही राम मंदिर है जहां से शोभा यात्रा निकाली गई थी। जब शोभा यात्रा निकाली गई उस दिन माहौल त्योहार जैसा था। ये वीडियो 10 अप्रैल का है जब शोभा यात्रा निकाली जानी थी। टाइम्स नाउ नवभारत रिपोर्टर अमित राजपूत ने सबसे पहले मंदिर के पुजारी से जानने की कोशिश की कि आखिर उस दिन माहौल क्या था। ये वही राम जी मंदिर है, यही जगह, यहीं से एक उत्साह का माहौल था। भगवान श्री राम का जन्म था और राम भगवान का मंदिर भी है। सब उत्साह में थे ही और यहाँ से यह यात्रा निकली। फिर मैं थोड़ा काम में, मंदिर के काम में लग गया। क्या हुआ कि थोड़ा माहौल ऐसा भगदौड़ मच गई थी, तो मैं सोचा वो इतना सारा भागदौड़ कैसे हो गया, क्योंकि वहाँ से यहाँ सब भागदौड़ चल रहे। फिर मुझे पता चला कि भाई वहाँ पथराव हुआ है, वहाँ पथराव हुआ है। वहाँ तो जा नहीं सकते हम, वहाँ से पथराव हुआ है। तो आधे यात्रा के लोग उधर निकल गए, आधे जो गांव के जो थे, औरतें थी, बच्चे थे, सब बूढ़े थे। अभी क्या है कि वो लोग वहाँ पहुंचे थे, वहाँ हो गए सब, वहाँ से सब वापिस आ गए। राम मंदिर से शोभा यात्रा जिस रास्ते से निकली, टाइम्स नाउ भारत के रिपोर्टर उसी रास्ते पर आगे बढ़े। पूरे इलाके में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है। सड़क पर पुलिस की तैनाती है। महज 50 मीटर पर ही वो कब्रिस्तान है जहां से पुलिस के मुताबिक पत्थरबाजी शुरू हुई। कब्रिस्तान के अंदर और बाहर कोई नहीं। बिल्कुल मेरे पीछे आप जो जगह देख रहे हैं, ये वही जगह है, भगवान श्री राम का मंदिर, खंभात का राम मंदिर। यहाँ से ही भगवान राम जन्मोत्सव की जो शोभा यात्रा है निकलकर बिल्कुल जो ये सकरपुरा कहा जाता है, ये इलाका खंभात का, इस तरफ आगे आ रही थी। और जैसे ही ये शोभा यात्रा राम जन्मोत्सव की आगे आई तो बिल्कुल उससे 50 मीटर के अंतर पे मुश्किल से एक ये दरगाह आई हुई है, कब्रिस्तान भी है यहाँ पर मौजूद। और जिस तरह से पुलिस ने FIR दर्ज की है, आणंद पुलिस और खंभात पुलिस ने जिस तरह से बताया है कि इसी जगह से जब शोभा यात्रा निकल रही थी तब यहाँ से उस शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इसी कब्रिस्तान के मौलवी ने हिंसा की साजिश रची। इसी कब्रिस्तान में पत्थरों को जमा किया गया। गुजरात पुलिस का कहना है कि यही वो मास्टरमाइंड है जिसने ये पूरा षड्यंत्र रचा। और लगातार 3 दिन तक जो बैठकें हुई, उस बैठकों के बाद में जब शोभा यात्रा यहाँ से निकल रही थी तब यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग इस दरगाह में मौजूद थे, पत्थरों के साथ थे, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। पुलिस अपनी जांच में साजिश का दावा कर रही है, लेकिन इस कब्रिस्तान के सामने के दुकानदारों ने उस हिंसा को अपनी आंखों से देखा था। इन्होंने क्या देखा वो सुनना भी जरूरी है। बिल्कुल
इस रोड पे जहां पर हमला हुआ था, मेरे सहयोगी मौजूदान मेरे साथ हैं, वो बताएंगे। ये सामने जो आप रोड देख रहे हैं कैमरे के अंदर, बिल्कुल ये जगह से बाइक आ रही है, अभी आप देख सकते हैं। यही वो रोड है जहां पुलिस के जवान दिख रहे हैं। वहां से यात्रा निकल रही थी और यात्रा निकल के जब आगे बढ़ रही थी तो यहाँ पर बिल्कुल इसके बगल में ही ये देखिए एक साइकिल की दुकान है। ये लोग इसी मोहल्ले में जो हैं वो रहते हैं और हम इन्हीं से बात करना चाहेंगे। ये बताइए, जब यात्रा पे, शोभा यात्रा पे हमला हुआ, कैसे पता पड़ा आपको? क्या माहौल था यहाँ पे? माहौल तो ऐसा था कि यहाँ पर सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी और यात्रा में सब आगे जा रहे थे और आगे से वो 2 दुकान दिख रही होगी आपको सामने पर कॉर्नर के ऊपर, वहाँ पर पत्थर मारा शुरू हुआ। पत्थर गिरते हमने देखे और फिर सीधे हमें भागकर मोहल्ले में आ पहुँचे। चोट लगी थी, एक लड़की थी पुलिस वाली, उसको माथे पर चोट आई थी और दूसरे लोगों को भी कहीं चोट आई थी, लेकिन वो यहाँ पर थी हमारे सामने। हम सब खड़े थे, वो लोग बैठे थे, पत्थर चालू कर दिया। शोभा होता पंचरी की, पुलिस वाले सब पुलिस वाले थे। खंभात में ग्राउंड जीरो पर जाकर तो यही समझ में आ रहा है कि शोभा यात्रा के दौरान अचानक पत्थर चले, लेकिन पत्थर चलने के बाद इस घटना ने कैसे दंगे का रूप ले लिया, ये जांच का विषय है। दिल्ली में शनिवार को हुई हिंसा की स्क्रिप्ट भी कुछ हद तक इसी तरह की। शोभा यात्रा निकली, कुछ दूर तक चली और फिर पथराव शुरू हुआ। अब ये जांच का विषय है कि पहला पत्थर किसने चला, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली में हुई हिंसा भी खंभात की तरह सुनियोजित? टाइम्स नाउ भारत के लिए खंभात से अमित राजपूत के साथ दिल्ली से अनुज मिश्रा, वरुण भसीन, मोहित ओम और पुलकित नागर की रिपोर्ट। गुजरात में रामनवमी के दिन हिंसा हुई तो वहीं अगर बात करें तो दिल्ली में हनुमान जयंती के दिन हिंसा हुई। गुजरात में जय श्री राम के नारे लगाने वालों पर हमला हुआ तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बजरंग बली के नारे लगाने वालों पर हमला हुआ। और दोनों जगह की बात करें तो जगह, मॉड्यूल और तरीका बहुत कुछ अपने आप में कहता है। 16 अप्रैल दिल्ली, 10 अप्रैल हिम्मतनगर गुजरात, 10 दिल्ली में हनुमान जयंती पर हिंसा, हिम्मतनगर में रामनवमी पर दंगा, अब यह सोचने वाली बात है कि आखिर इन 2 खास तारीखों पर ही हिंसा क्यों बढ़ी? क्या हिंसा के लिए रामनवमी और हनुमान जयंती का दिन चुना गया था? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले रामनवमी के दिन देश के 9 शहर हिंसा की आग में जले। उसके बाद हनुमान जयंती के दिन दिल्ली दहल गई। सोचने वाली बात, दोनों ही शहरों में जब हिंसा भड़की तो जमकर पत्थर चले। सवाल उठता है कि इतने पत्थर आए कहां से? दिल्ली में दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हो रही है। इतने पत्थर अचानक कहां से आए? हिम्मतनगर से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। दंगे के बाद छतों पर पत्थर पड़े, पेट्रोल बम पड़ा। सवाल उठता है कि क्या ये पत्थर और पेट्रोल बम पहले से लाकर रख दिए गए थे? सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली में पत्थरों का जमावड़ा पहले से कर लिया गया था? क्या ये हिंसा एक सोची समझी साजिश थी? ये समझने के लिए हिम्मतनगर के दंगे की ये रियलिटी रिपोर्ट देखी। कैसे दिल्ली दंगे की तरह यहाँ भी अचानक नफरत के पत्थर बरसने लगे और फिर दंगे की आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ से पहले ये लोगों ने इकट्ठा हुए बराबर, यहाँ से इकट्ठा होकर सब मस्जिद में इन लोगों ने पहले से प्लानिंग कर दी थी बराबर। फिर बम जो थे, बम को कंप्लीट जो दुकानें प्लानिंग करके वहाँ सब रखे हुए थे। फिर एक आदमी ने यहाँ से बोलते बोलते गालियाँ बोलते बोलते कि तुम बन जा रहा, बाहर निकलो, इस तरह से ये बोला। फिर जैसे ही बोलते बोलते ऐसे हुआ कि फिर सामने से पत्थर मारा फिर चालू कर दिया। और पूरी प्लानिंग के साथ आए थे कि बारूद लेके मारो बंजारों को, पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। एक हाथ में गालियाँ बोले गए। ये एक बार नहीं हुआ, चौथी बार हुआ है, चौथी 5वीं बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ। अब दोनों जगहों पर हुई हिंसा में कितनी समानता है, इसे वहां के चश्मदीदों की बातों में
न समझ में आएगी। सबसे पहले आपको दिल्ली पुलिस के एसआई की बात सुनवाते हैं, जो खुद इस हिंसा के पीड़ित हैं। दंगा रोकते वक्त इनके पांव में गोली लगी। हमें तो ये दिखाई दिया पब्लिक दोनों साइड से जैसे बहुत ही भीड़ कर रहे थे और जैसे गाड़ी के ऊपर टूट पड़ेगा ऐसा लग रहा था। पथराव शुरू हुआ, उसके बाद तो सर कुछ दिखाई नहीं दिया चारों तरफ से, सिर्फ पत्थर ही पत्थर और बोतल। उसी टाइम सर पत्थर लगा सर, एक मेरे कंधे पे लगा, आधा ईंट करीब यहाँ राइट साइड पे, और यहाँ के ये जबड़े पे लगा इस साइड में। हिम्मतनगर में भी कुछ ऐसी ही सुनियोजित तरीके से हिंसा को अंजाम दिया। फ्लैट पे, हर फ्लैट पे पत्थरमारी हमारे पे हर बार होता ही रहता है। लेडीज ऊपर जाके पत्थर मारते और जेंट्स सब तलवारों लेके हमको मारने के लिए आते। ऊपर से पत्थर मारी और जेंट्स तलवार लेके आते हमको मारने के लिए। रात के टाइम ही होता है ये सब। एक एक गली में 200 इंसान थे कि सबके हाथ में हथियार, कोई से धारिया तवाड़िया सब हथियार से पत्थरेबाजी करते थे। इन लोगों की बातों से ये साफ हो जाता है कि दोनों ही जगहों पर हिंसा भड़काने का तरीका लगभग एक सा ही था, पत्थर, पेट्रोल बम और तलवारें। ऐसे में अब इन सवालों के जवाब। बयान से साफ है कि 600 से 700 की भीड़ दंगे में शामिल थे, लेकिन उसमें कोई भी स्थानीय नहीं था, चाहे चेहरे अनजान थे यानी दंगाई बाहरी थे। हमने तो ऐसा सुना है कि बाहर के लोग हैं, ऐसा सुना है, देखे तो नहीं है हमने कोई कि कौन लोग है कि कोई नहीं, बाहर के सुना है सर। हाँ, बाहर के लोग भी शामिल थे, करीब 1000 आदमी जुटा हुआ था सर। कम से कम 600-700। अच्छा, और ये जो 600-700 लोग थे, इन लोगों को आपने पहले कभी गांव वगैरह में देखा था? जी नहीं। ये बाहर से लोग आए थे आप ये कह रहे हैं? हाँ, बाहर ही से होगा तब ना, कहाँ से मंगाया। और कौन लोग थे ये जो वहाँ से? नहीं पता हमको, सब बाहर के थे, यहाँ के। आपके गांव के नहीं थे? आप लोगों ने कभी उनको नहीं देखा था? क्योंकि पुलिस लगातार कह रही है कि बाहर के ही लोग थे जो इस तरीके का जिन्होंने हमला किया था। हाँ, सब बाहर ही के थे। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी दंगों के पीछे एक सोची समझी साजिश की बू आ रही है, यानी दंगों की स्क्रिप्ट तैयार हुई और फिर उसे सुनियोजित तरीके से जमीन पर उतारा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई आपको नजर नहीं आया, क्योंकि धारा 144 लगातार यहाँ पर जारी है और लगाई गई है पुलिस के द्वारा। कई प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि लगातार डर इन लोगों के बीच में है। जिस तरीके से हिंसा हुई और लगातार पथराव हुए, तमाम लोग जो है उनका कहना है कि सुरक्षा इनको मुहैया कराई जानी चाहिए आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि अगर एक बार पुलिस चली गई तो उसके बाद स्थिति क्या होगी वो इनको भी नहीं पता। यानी सभी दंगों में कम से कम 3 बातें एक जैसी हैं। पहला, सोची समझी साजिश। दूसरा, स्लीपर सेल एक्टिव। तीसरा, बाहर से उपद्रवी का आना। यानी वो पैटर्न जो ये साबित करता है कि 10 अप्रैल के दंगे अपने आप नहीं भड़के, बल्कि ये पूरी तरह सुनियोजित और संगठित थे और लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया था। रामनवमी पर अलग अलग जगह हिंसा एक बड़ी साजिश का हिस्सा। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग को न्याय दिया जाए। हम लोग जैसे जाते हैं, हम लोग के ऊपर पथराव हुआ है तो हम लोग को न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं। उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, हम लोग को न्याय चाहिए। तो हमेशा डर है सर, क्या है कि हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है ना, और हम लोग को ही रूट में जाना है, आना है, रात है, बिकार है, तो हम लोग को तो डरे नहीं हमेशा है। दंगों के गुनाहगारों के खिलाफ एक्शन तेज है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कई लोग हिरासत में भी लिए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो स्लीपर सेल के एक्टिव होने को लेकर है, जो साजिश के तहत दंगों को भड़का रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने अंसार और असलम को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। सोमवार तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही जो हमलावर था, जो मास्टरमाइंड था अंसार की तरफ से, ये कहा गया है टाइम्स नाउ नवभारत से कि मैं कसूरवार हूँ। ये टाइम्स नाउ नवभारत से इस बारे में उसने खुद अपनी बात कही है कि मैं कसूरवार हूँ। हालांकि इस पे कुछ बोलना नहीं चाहता, ये आरोपित अंसार की तरफ से कहा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
कोर्ट ने अंसार और असलम को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सोमवार तक के लिए 12 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोमवार तक के लिए पुलिस कस्टडी में इनको भेजा गया है, जिसमें जो मास्टरमाइंड है अंसार और असलम वो भी शामिल है। और टाइम्स नाउ नवभारत से खुद आरोपित अंसार ने ये बात कही है कि मैं कसूरवार हूं। उसने इस बात को माना भी है और साथ ही ये भी कहा है कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मैं कसूरवार हूं, छोड़ दो। अच्छा, कोर्ट में 14 लोगों की पेशी हुई और उसमें से अंसार की आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। अंसार वो है जिसे पुलिस अभी पकड़ कर पुलिस की गाड़ी में डाल करके लेके जा रही है। अंसार और आलम इस पूरे हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमने बात करने की कोशिश की। अंसार ने बात बोली कि ये साजिश उन्होंने की थी, वो कसूरवार है, ये बात उन्होंने बोली और तस्वीरों में आप देख रहे हैं